नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक धमाकेदार सेशन। दोस्तों इस धमाकेदार सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के एक नया सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज क्लास 10th के बायोलॉजी के बारे में। ठीक दोस्तों, किसके बारे में? बायोलॉजी के बारे में। हम लोग पिछले क्लास में क्लास 10th के बायोलॉजी के पहला चैप्टर को यानी कि जैव प्रक्रम पढ़े थे और जैव प्रक्रम से रिलेटेड जितने सारे चैप्टर है उन सारे चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग एक ही क्लास में देख चुके थे। ठीक दोस्तों, आप लोगों भी शानदार तरीके से पढ़ा, अच्छा खासा प्यार दिया है आप लोगों ने। ठीक दोस्तों, और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय। वैसे तो आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम आपको बता दें कि आज हम लोग जो है आपके बायोलॉजी के दूसरा चैप्टर जो कि आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक ना? तो इसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। दोस्तों नियंत्रण मतलब तो जानते ही करते हैं कंट्रोल। ठीक दोस्तों, समझ समझ गए। और समन्वय मतलब समान तरीके से उसको चलाना, अपना नियंत्रण करना। ठीक दोस्तों, समझ गए। मतलब नियंत्रण एवं समन्वय समन्वय का आज हम लोग देखने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। ठीक दोस्तों, जो कि आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक दोस्तों, तो चलिए बिना विलंब किए आप फटाफट से, अगर इस सेशन में नए हैं यानी कि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना? इसके बाद रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कहने का अर्थ यही है कि आपका जो भी फ्रेंड है अभी आपके साथ जो भी पढ़ रहा है, ठीक ना, आप तो सीख ही रहे हैं। सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? बिल्कुल सीख रहे हैं भैया। अगर आप सीख रहे हैं तो दूसरे को सिखाना आपका धर्म है भैया। जब हम सीख रहे हैं तो आप काहे पीछे रहिएगा, चलिए आप भी सीखिए। ठीक ना? यानी कि दूसरे के प्रति ऐसा भावना रहना चाहिए। ठीक दोस्तों, स्वार्थी नहीं बनना है अभी से आप लोगों को। ठीक ना? समझ गए। चलिए निस्वार्थ होके एकदम सच्चे दिल से सबका सेवा करना है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्न को जो कि आपके आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक दोस्तों, तो चलिए पहला प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कर रहा है भैया कि हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है भैया? अंतःस्रावी ग्रंथि से, या फिर बहिःस्रावी ग्रंथि से, या फिर नलिका ग्रंथि से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं कि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, हार्मोन निकलता कहाँ से, हार्मोन पैदा कहाँ से होता है, अगर आप लोग जानते हैं तो फटाफट से इसका उत्तर आप चैट सेक्शन में बताइए। अन्यथा मैं आपको बताऊंगा कि हार्मोन जो आपका स्रावित होता है हार्मोन जो आपका निकलता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। ठीक दोस्तों, समझ गए, जो कि आपके शरीर के अंदर होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए। जैसे आप अपने मुंह में देख लीजिए, ठीक ना, आपके मुंह में क्या है, लार ग्रंथि है। तो उससे लार जो है वो एक प्रकार का हार्मोन ही है। ठीक दोस्तों, वह हार्मोन आपका मुंह से निकलता है लार ग्रंथि से। तो दोस्तों वो जो आपका ग्रंथि वह आपका मुंह के अंदर है। तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि से कोई भी हार्मोन जो है वह स्रावित होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। तो दोस्तों घेघा का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, बिल्कुल सुने होंगे। आयोडीन के कमी से जो होता है वह घेघा रोग होता है और गवाइटियर होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। गवाइटियर मतलब वही गठिया का रोग होता नहीं है, पैर हाथ जो फूल जाता है, वह आयोडीन के कमी से ही होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है। दोस्तों थायरॉक्सिन का जो स्रवण होता है कहाँ से होता है? ऑप्शन है थायराइड से, यकृत से, वृक्क से, या फिर वृषण से। तो दोस्तों हम आपको बताने की प्रयास करेंगे थायराइड ग्रंथि जो है वहां से आपका जो है थायरॉक्सिन का क्या होता है, स्रवण होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए। थायरॉक्सिन यह एक आपका क्या बोल सकते हैं आप, इसको हार्मोन बोल सकते हैं। ठीक ना? समझ गए। वह थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आपका थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, चौथा प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है। दोस्तों अर्थात मानव के शरीर में डायलिसिस थैली कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन दोस्तों आपका जो है किडनी का ही एक हिस्सा है। ठीक ना? समझ गए। अब न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है आपका? न्यूरॉन जो है आपका कोशिका है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों आप बताइए कि मानव में डायलिसिस थैली कहाँ पाई जाती है?
चारों ऑप्शन में से? अगर आपको पता है ना तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूंगा कि मानव में डायलिसिस थैली जो होता है वो आपका किडनी में ही होता है, अर्थात नेफ्रॉन में होता है। ठीक दोस्तों, हो गया यार, समझ गए शानदार तरीके से? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों पांचवा प्रश्न है, प्रश्न करा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह जो आपका भोजन का पचना जो होता है ना, वो एक उपचयन क्रिया है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? कौन सा क्रिया है? उपचयन क्रिया है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़े हैं ना आप लोग, उसको कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, अर्थात फल को पकाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? एब्सिसिक अम्ल, या फिर गिबरेलिन, या फिर इथाइलिन, या फिर ऑक्सिन। तो दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से चैट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूं आपका जो फल पकाने के लिए कार्य होता है वह इथाइनिल का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, जिसको कार्बेट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, समझ गए आप लोग 6 नंबर के प्रश्न को? कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों सातवां प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है ग्राही। याद रखिएगा दोस्तों, उद्दीपन, उद्दीपन मतलब होता है कि बाहर के चीज को महसूस को उद्दीपन कहा जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए? और ग्राही मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करने वाला, अब्जॉर्ब करने वाला, उसको ग्राही कहा जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों आठवां प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। तो दोस्तों अग्नाशय का नाम आप सुने हैं, अग्नाशय, थायराइड, या फिर पैराथायराइड, या फिर फ्यूटी। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि वह जो आपका अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि होता है ना, वह दो प्रकार की होती है, जिसको हम लोग अग्नाशय के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 8 नंबर के प्रश्न को? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। भैया 9 नंबर का प्रश्न करा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होती है। दोस्तों कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो आपके वृक्क, जो आपके किडनी के ऊपर, समझ रहे हैं ना, किडनी के दोनों ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर स्थित होती है, वो कौन सा ग्रंथि है? क्या आप बता सकते हैं? क्या नाम है उस ग्रंथि का? आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, गोनेड्स, या फिर पिट्यूटरी, या फिर अग्नाशय, या फिर एड्रीनल। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर। आप लोग एड्रीनल ग्रंथि का नाम तो सुने ही होंगे कभी ना कभी, जब आप लोग जो है अध्याय को पढ़ रहे होंगे, चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, तब आप लोग एड्रीनल ग्रंथि को पढ़े ही होंगे शानदार तरीके, ठीक ना। तो एड्रीनल ग्रंथि आपका जो है अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के जो ऊपर स्थित रहती है, वह एड्रीनल ग्रंथि ही होती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 9 नंबर के प्रश्न को? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। तो दोस्तों जीवों में वह श्रवण शक्ति होता है। ठीक दोस्तों, सुनने की शक्ति। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? घ्राण शक्ति कुत्तों में पाया जाता है, जो सूंघने का काम करता है। यह सुनने का काम करता है, वह सूंघने का काम करता है। कौन सूंघने का काम करता है? घ्राण शक्ति, ठीक ना, समझ गए। लेकिन श्रवण शक्ति जो है आपका सुनने का काम करता है। ठीक दोस्तों, अंतर है दोनों में, ठीक ना, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो दोस्तों वृक्क के ऊपर, वृक्क किडनी के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, या फिर पीनियल ग्रंथि, या फिर अधिवृक्क ग्रंथि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा आपका 11 नंबर का, वह अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि जो है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक 11 नंबर के प्रश्न तक? अगर कहीं भी दिक्कत हो तो चैट सेक्शन में हर एक प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं कि सर हम यहाँ नहीं समझे, कैसे हुआ बताइए फिर से, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा।
और डीप से बताऊंगा जब आप प्रश्न करेंगे तब, ठीक ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है ना। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे लिया नहीं गया है, सीधा 13 नंबर का प्रश्न लिया गया है 12 को छोड़ के, ठीक दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए तो 13 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न जो होते हैं ना आपका, वह किसमें किसमें होते हैं, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। बढ़ते तने और अग्रभाग पर होता है, और दूसरा जो है आपका बढ़ती जड़ और अग्रभाग पर होता है, ठीक दोस्तों, समझ गए। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह डी नंबर का विकल्प हो जाएगा, ए और बी दोनों पर, ठीक दोस्तों, समझ गए शानदार तरीके से। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न कहाँ होता है, बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न हो, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 13 नंबर के प्रश्न को, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। तो चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। दोस्तों बीज रहित, जिसमें बीज रहता है, ठीक ना, बीज रहित जिसमें बीज नहीं रहता है, सॉरी, जिसमें बीज नहीं रहता है उसको बीज रहित कहते हैं, और बीज सहित जिसमें बीज रहता है, ठीक दोस्तों, समझ गए। अर्थात यहाँ पे कह रहा है कि बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं, अनि अनिषेक फलन या फिर अनिषेक अंडपी, ठीक दोस्तों। के बाद है अग्र प्रभाविकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं कि बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं तो फटाफट से चैट सेक्शन में इसका उत्तर बताइए, अर्थात हम आपको बता देंगे। उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं अग्र प्रभाविकता, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। अग्र प्रभाविकता याद रखिएगा, बीज रहित फलों के बनने को अग्र प्रभाविकता कहते हैं, ठीक दोस्तों, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या दीजिएगा, आइए देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। तो दोस्तों पादप हार्मोन कौन सा है, ऑप्शन में है आपका इंसुलिन, और ऑप्शन बी में है थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी में है एंड्रोजन, और ऑप्शन डी में है साइटोकाइनिन। तो दोस्तों कौन सा होगा आपका पादप हार्मोन, फटाफट से आप चैट सेक्शन में इसका उत्तर बताने की प्रयास कीजिए अगर आप जानते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें, यहाँ पे आपका जो पादप हार्मोन है वह आपका साइटोकाइनिन है, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है एकदम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर। तो देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ये जरा ध्यान देते हैं भैया। 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। अब आप बताइए कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं भैया, तुमिका या फिर सिनेटिक द्रार, सिनेप्स या फिर एक्सॉन या फिर आवेग। तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से इसका उत्तर आप चैट सेक्शन में बताने की प्रयास कीजिए, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा। इसको जो कहा जाता है अर्थात दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेटिक द्रार, सिनेप्स कहा जाता है, ठीक दोस्तों, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही इजी भी है। प्रश्न कर रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। दोस्तों आपका दिमाग क्या कर सकता है, आपका दिमाग हर चीज कर सकता है, दोस्तों समझ गए। सोचना, सोच भी सकता है, नहीं सोच सकता है। जब आपके पास दिमाग, अगर आपका दिमाग नहीं सोचेगा तो आपका कोई अस्तित्व रहेगा इस धरती पे, नहीं रहेगा ना। ये कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, वह सोचने के लिए होता है, हृदय स्पंद के लिए होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए होता है। अर्थात कहने का अर्थ यही हुआ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर का विकल्प उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 17 नंबर के प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा 18 नंबर के प्रश्न पर। दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो दोस्तों बहुकोशिकीय जीवों में आपका रासायनिक समन्वय पाया जाता है, दूसरा आपका तंत्रिका समन्वय पाया जाता है, अर्थात इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह सी नंबर का विकल्प उपर्युक्त दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 18 नंबर के प्रश्न को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी दिक्कत हो ना तो चैट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, याद रखिएगा, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। सॉरी 20 नंबर का प्रश्न, ठीक दोस्तों। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में, मस्तिष्क में, पेशी ऊतक में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे आपका प्रत्यावर्ती चाप जो बनता है वह जो है आपका कहाँ पर बनता है? वह प्रत्यावर्ती चाप आपका मेरुरज्जु में बनता है, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। प्रत्यावर्ती चाप आपका कहाँ बनता है? मेरुरज्जु में बनता है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो चलिए दोस्तों 21 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि पीयूष ग्रंथि नाम से जाना जाता है, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। जब आप लोग मस्तिष्क में पढ़ेंगे ना शानदार तरीके से, तब आपको उसमें पीयूष ग्रंथि के बारे में शानदार तरीके से दिया हुआ रहेगा कि पीयूष ग्रंथि कहलाता क्या है। तो दोस्तों शरीर की प्रधान तंत्रिका, सॉरी, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि आपका, ठीक दोस्तों, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो दोस्तों चलिए 22 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका वाहिनी या फिर नलिका युक्त या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है आपका वह नलिका वाहिनी होता है, याद रखिएगा। यानी कि ए नंबर का विकल्प यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा भैया, क्या कर रहा है कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आपका जो उत्पन्न होगा वह रोग वह अबटू वामनता होगा, ठीक, अबटू अल्पक्रियता होगा और मिक्सीडीमा होगा, ठीक दोस्तों। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये सभी जो विकल्प है यह सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, समझ गए। जब आपका थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कोई सा भी अगर रोग उत्पन्न होगा ना आपके शरीर में, तो आपको अबटूवाम तथा का शिकार हो जाएंगे आप, और अबटू अल्पक्रियता का शिकार हो जाएंगे और मिक्सीडीमा का शिकार हो जाएंगे आप, ठीक दोस्तों, समझ गए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। चलिए 24 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है प्रश्न कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो दोस्तों अग्नाशय में आपका जो अग्नाशय है ना आपका, वह इंसुलिन भी स्रावित करता है और ग्लू क्या है, हाँ, ग्लूकोगॉन भी स्रावित करता है, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सी नंबर का विकल्प, दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 24 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? दोस्तों जब पत्तियां किसी भी पौधे की, किसी भी पेड़ के मुरझा जाते हैं, तब उसमें कौन सा हार्मोन की संभावना पाई जाती है? जिब्रेलिन या फिर साइटोकाइनिन या फिर अब क्या है अबसेसिक अम्ल या फिर सभी सही है? तो दोस्तों क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह अबसेसिक अम्ल हो जाएगा, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। अबसेसिक अम्ल यह एक ऐसा अम्ल है जो पत्तियों के मुरझाने में ज्यादा सहयोग होता है, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, शानदार तरीके से इनकी पेड़ पौधे को नष्ट कर देता है यह अम्ल। कौन सा अम्ल? अबसेसिक अम्ल, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। तो चलिए 26 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है भैया कि साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? श्रवण या फिर परिशुद्धन या फिर अनुक्रिया या फिर पुनः भर्जन? तो दोस्तों हम आपको बताने की प्रयास करेंगे, यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वह पुनर्भरण से हो जाएगा, ठीक दोस्तों। पुनर्भरण से क्या होता है कि साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा जो है पुनर्भरण क्रिया विधि द्वारा नियंत्रण की जाती है, ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का विकल्प पुनर्भरण सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार तरीके से समझ में आ रहा है हम लोगों को एक एक प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
27 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो दोस्तों जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या होता है? तो दोस्तों आप लोग गुरुत्वानुवर्तन का नाम सुने ही होंगे। तो दोस्तों गुरुत्वानुवर्तन जो होता है ना आपका, वह जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से 27 नंबर के प्रश्न को। तो चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों 28 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि पौंड मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है भैया? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, या फिर मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, या फिर पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, या फिर जो है आपका परम मस्तिष्क का हिस्सा है? तो दोस्तों यह जो आपका है ना, कौन, पांस और मेडुला, यह जो आपका अनुमस्तिष्क है वह आपका पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी कि सी नंबर का विकल्प यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर का। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? तो दोस्तों निम्न में से जो है आपका वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना, इन चारों में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो दोस्तों आप जो चबाते हैं ना किसी चीज को, यह आपका अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक शानदार तरीके से। अनैच्छिक क्रिया मतलब वह आपके मन से नहीं हो रहा है, आप जब चाहे तब चबा सकते हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन हृदय जो है आपका एक ऐच्छिक क्रिया है। ठीक दोस्तों, जो जब तक आपके शरीर में जान रहेगा तब तक आपका हृदय जो है धड़कता रहेगा, धड़कता रहेगा। सोते हैं तब भी धड़कता है, ठीक ना? नहीं सोते हैं फिर भी धड़कता है। लेकिन आप जब सो के रहते हैं कि आप चबा सकते हैं? नहीं चबा सकते हैं। लार आता है, ठीक ना, वह भी आते रहता है हर समय। ठीक दोस्तों, वमन, वमन समझ रहे हैं ना, इधर से उधर गमन करते रहता है आपका शरीर में जो आपका रक्त है वो। लेकिन यह जो चबाना होता है, जो आप चबाते हैं किसी भी चीज को, यह जो है ना आपका, यह एक आपका अनैच्छिक क्रिया है। ठीक दोस्तों, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो चलिए दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि अबटू ग्रंथि और थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, या फिर इनमें से सभी? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो आवश्यकता होती है वह ज्यादा से ज्यादा सोडियम की आवश्यकता होती है, यानी कि ए नंबर का विकल्प यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 30 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 31 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो दोस्तों मस्तिष्क का वह कौन सा भाग, मस्तिष्क का आप चार भाग जानते हैं, ठीक ना? अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक दोस्तों, समझ गए, यह चार प्रकार का मस्तिष्क होता है। और इन चार प्रकार के मस्तिष्क में वह कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, उसकी देखभाल करता है, उसको कंट्रोल करता है? तो दोस्तों उसका नाम जो है आपका अनुमस्तिष्क। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, आपका जो अनुमस्तिष्क है वह आपके शरीर को कंट्रोल करता है। ठीक ना, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा भैया। 32 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन, हाँ पादप, सॉरी दोस्तों, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है पररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, या फिर तने के वृद्धि के लिए, या फिर पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या फिर इनमें से सभी? तो दोस्तों हम आपको बताने की प्रयास करेंगे, हम आपको बताएंगे इसका प्रश्न जो होगा, इसका जो उत्तर होगा इस प्रश्न का, अर्थात पादप हार्मोन साइटोकिनिन, साइटोकिनिन सहायता होता है आपका क्या, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, यह आपका सहायक होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 32 नंबर के प्रश्न को? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई झेल नहीं है, कहीं डाउट नहीं है, डाउट क्लियर है? अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 33 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, 33 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो दोस्तों आप लोग छुई मुई का नाम सुने हैं? छुई मुई पौधे का नाम सुने हैं?
दोस्तों आपको जो है कभी राह चलते मिल जाएगा जंगल झाड़ में, जब आप उसको छुइएगा ना तो उसका पत्ता जो है शर्म के मारे वह अपने आप को सिमट जाता है। ठीक दोस्तों, उसी को छुई मुई का पौधा कहा जाता है। ठीक, समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए यार, आपको शानदार तरीके से समझाते हुए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो जरा ध्यान दीजिएगा और बात को पकड़िएगा मेरा। तो चलिए 34 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भैया, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों 34 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि वृक्क किस तंत्र का भाग है। दोस्तों आप लोग सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यह जो आपका वृक्क है, यह जो आपका किडनी है, वह आपका उत्सर्जन का कार्य करता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है? डाउट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। एड्स, बेरी घेगा या फिर मधुमेह। तो दोस्तों आपको जो है इंसुलिन की कमी से, जब आप इंसुलिन की कमी हो जाएगा आपका बॉडी में, तो आपको शुगर का बीमारी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? यानी कि इंसुलिन की जो मात्रा है आपके शरीर में बराबर रहना चाहिए, अन्यथा आपको जो है चीनी का बीमारी लग सकता है, मधुमेह हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? डाउट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए 36 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि खोपड़ी के अग्र सिरे अर्थात खोपड़ी खोपड़ी के आगे भाग पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। जल, खून, संकेत या फिर वायु। तो दोस्तों यह जो आपका शरीर यानी कि आपका जो खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन जो होता है ना, न्यूरॉन न्यूरॉन एक कोशिका है, वह आपका संकेत का कार्य करता है। ठीक ना, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से नंबर के प्रश्न को? कहीं दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है। तो ध्यान दीजिएगा, 37 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने की आवश्यक है। दोस्तों प्रश्न है कि अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है लोहा का, वसा का, प्रोटीन का या फिर आयोडीन का। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, आइए हम आपको समझ शानदार तरीके से। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आयोडीन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? डाउट क्लियर है? क्लियर है डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। ठीक दोस्तों, तो चलिए 38 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। तो दोस्तों लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? वृक्कन में, पीयूष ग्रंथि में, अंडाशय में या फिर परावटु परावटु ग्रंथि। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे उत्तर, लीडिंग कोशिकाएं जो पाया जाता है वो आपका वृषण में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? कहाँ पे पाया जाता है? वृषण में पाया जाता है लीडिंग कोशिकाएं। ठीक ना, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 39 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करती है। ऑक्सिन पादप हार्मोन, हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सिन। ठीक ना, और वह एक पादप हार्मोन है जो पौधों को किस भाग में, पौधे के किस क्रिया की सहायता में वह जो है सहायता करती है। दोस्तों यह जो है आपका वह वृद्धि में पौधों में सहायता करती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? ऑक्सिन पादप नामक हार्मोन जो है पौधों के किस क्रिया के लिए सहायता करती है, किस क्रिया में सहायता करती है? जब वह पौधा बड़ा होता है, जब वो वृद्धि करता है, तब उस पौधा में ऑक्सिन पादप हार्मोन जो है यहाँ पे सहायता करती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से? 40 नंबर के प्रश्न, 40 नंबर के आपके साक्षात, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा 40 नंबर के प्रश्न के ऊपर। तो चलिए ये रहा आपके सामने साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। दोस्तों 40 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु या फिर इनमें से सभी। तो हम आपको बताएंगे कि आपका तंत्रिका तंत्र का जो भाग है ना आपका, वह मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है, रज्जु भी है। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह डी नंबर का विकल्प, यानी कि इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 40 नंबर के प्रश्न को? चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न क्या आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है भैया। एल्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं
रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? अंडाशय से, वृषण से, या फिर एड्रीनल ग्रंथि से, या फिर अग्नाशय से। तो दोस्तों यह जो आपका आंसर हो जाएगा ना, वो आपका अंडाशय हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। क्या हो जाएगा? अंडाशय ग्रंथि से एड्रोजन, ठीक ना, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। यहाँ तक 41 नंबर के प्रश्न को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है प्रश्न विकल्प के साथ। तो दोस्तों 42 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न करा है कि इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? दोस्तों मादा जनन हार्मोन का जो नाम होता है ना, वह प्रोजेस्टेरॉन भी होता है ना, एस्ट्रोजन भी होता है और एस्ट्रेडियल भी होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए। यानी कि इनमें से सभी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग 42 नंबर के प्रश्न को। मादा जनन हार्मोन, ठीक ना, उस हार्मोन को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ठीक ना, और एस्ट्रेडियल। ठीक, समझ गए। यह सब चीज उस कौन सा, यानी कि जनन हार्मोन का नाम है यह सभी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 42 नंबर के। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रश्न है विकल्प। दोस्तों 43 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि कुछ जानवर पाली करते हैं स्वास्थ्य के लिए, भोजन के पचने के लिए, या फिर दूध बनाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे बहुत ही शानदार तरीके से इसका आंसर। तो दोस्तों कोई भी जानवर जब जुगाली करता है ना, तब वो सोचता है कि मेरा भोजन पच जाए अच्छी तरीके से। ठीक दोस्तों, अर्थात भोजन के पाचन के लिए जानवर जुगाली करते रहते हैं। भैंस, गाय, बकरी, ठीक ना, यह सब जो जानवर है आपका, वह जुगाली करते रहता है, करते रहता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न, क्या आपके स्क्रीन पे ये रहा विकल्प के साथ। दोस्तों 44 नंबर का प्रश्न करा भैया, क्या करा जरा ध्यान दीजिएगा कि रुधिर दाब तथा हृदय स्पंद किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो दोस्तों रुधिर दाब तथा हृदय स्पंद जो है ना आपका, वह जो है आपका एंड्रीनलिन, ठीक दोस्तों, क्या? एंड्रीनलिन हार्मोन के द्वारा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? रुधिर दाब तथा हृदय स्पंद। ठीक ना, समझ गए, दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 45 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। जरा ध्यान दीजिएगा भैया और पकड़िएगा हमारे प्रश्न को। चलिए 45 नंबर का प्रश्न करा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण होता है तंत्रिका द्वारा, या फिर रसायनों द्वारा, या फिर तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वह तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 45 नंबर के प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। तो दोस्तों 46 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो दोस्तों एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्जेलिक की तरह, या फिर जिब्रेलिन्स की तरह, या फिर साइटोकाइनिन की तरह, या फिर वृद्धि रोधक की तरह। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर जो आएगा आपका, वह वृद्धि रोधक की तरह होता है। कौन सा? तो एब्सिसिक एसिड जो है आपका किस तरह का रसायन है? तो दोस्तों एब्सिसिक एसिड जो है ना आपका, वह वृद्धि रोधक की तरह रसायन है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग शानदार तरीके से। 46 नंबर के प्रश्न, आज के इस सेशन के सेकंड लास्ट प्रश्न को देखते हैं, तो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों सेकंड लास्ट यानी कि 47 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है भैया कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। कौन सहायक होते हैं भैया? साइटोकाइनिन, या फिर ऑबिजन, या फिर जिबरेलिन्स, या फिर ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स दोनों। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ना, वह आपका डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। ठीक ना, ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सिन, ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स दोनों रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए, क्लियर है डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे साक्षात प्रस्तुत है विकल्प के साथ। और दोस्तों आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, जो कि आप लोग जिस तरह से पहला वाले प्रश्न को प्यार दिए थे, उसी प्रकार से आप इस लास्ट प्रश्न को भी प्यार दीजिए, समझिए, शानदार तरीके से पढ़िए और अपना नाम रोशन। दोस्तों 48 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न करा है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों
फल पकाने का जो कार्य होता है वह आपका कौन करता है? जिब्रेलिन्स करता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, जिब्रेलिन्स। ठीक ना? हालांकि यह क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे पहले, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कर लिए, रिवीजन हो गया। ठीक दोस्तों, चलिए, आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। दोस्तों, आपको 48 प्रश्न सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ाया गया है, यहाँ पे साथ साथ आपको हर एक प्रश्न का उत्तर भी शानदार तरीके से बताया गया है। ठीक ना? तो चलिए दोस्तों, आपको क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर से बताइएगा, नहीं भी अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर से बताइए। ठीक दोस्तों, मैं तो आशा कर सकता हूँ कि आप लोगों को शानदार तरीके से एक प्रश्न को शानदार तरीके से आ गया होगा। तरीके से मेरा एक्सप्लेनेशन है आपके सामने, उस तरीके से तो आपको आ जाना चाहिए समझ में। दोस्तों, चलिए, बात बाकी आप पर बात है। ठीक ना? तो चलिए दोस्तों, क्लास को समाप्त करने से पहले अगर आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो उस वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक ना? अगर चैनल पर पहली बार है ना तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। ठीक ना? अगर अगर आप लोग अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो भैया शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना? और लाइक भी कर दोस्तों। हम लोग जो है अब यहीं पे अपने क्लास को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे।